Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 8 जो क्लोजिंग है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म. इस चैप्टर का एक ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ. धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था कि सोसाइटी में बदलाव लाना ज़रूरी है, किसी भी तरीके से सोसाइटी में चेंजेस लाने ज़रूरी है, कास्ट सिस्टम से निजात पाना ज़रूरी है. द विमेन नीड्स टू बी ब्रॉट अप, दे नीड टू गो अहेड एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स इन अ बेटर वे. अब टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म्स, ये जितने भी रिफॉर्म्स इंडिया में आए थे ये ओवरनाइट नहीं आए थे दोस्तों. इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी थी, बहुत सारे लोगों ने अपने एफर्ट्स डाले थे. इट वॉज नॉट अ टास्क दैट वॉज अचीव्ड जस्ट इन अ विस्क ऑफ अ मंथ और वीक. टाइम लगा था. एक साथ बहुत अलग अलग कोनों में देश के सारे एरियाज में ये रिफॉर्म्स होना शुरू हुए थे. देयर वर मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड. टुडे in this video we'll be going ahead and telling you about a few of them who happen to be legends, जो कि एक prominent name रखते हैं. आपने चैप्टर में जो नाम सुने हैं उनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम थे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फिगर 16 में अगर आप देखेंगे केशव चंद्र सेन, जो कि एक लीडर थे ब्रह्मो समाज के. एंड ब्रह्मो समाज की मैं बात करूं तो ब्रह्म समाज वॉज a group, an institution that was established in 1830. 1830 की बात हो रही है, अभी 2022 चल रहा है, लगभग आज से 200 साल पहले की बात चल रही है. 1830 में ब्रह्म समाज फॉर्म होता है, एस्टैब्लिश होता है. और ब्रह्म समाज में एक चीज़, मूर्ति पूजा और भगवान को भेंट चढ़ाना, पैसे बलि चढ़ाना, ये सब चीज़ें कंडेम करी गई थी. दे बिलीव्ड इन उपनिषद्स. उपनिषद्स आर द सेक्रेड टेक्स्ट्स दैट आर फार बियॉन्ड दैन द वेदास. विल नॉट गेट इनटू दैट डीप थिंग, लेकिन उपनिषद आर सम राइट सेइंग्स दैट हैव बीन फेल्ट, जिनको दुनियादारी में रह के, दुनिया में रह के सीख के जो आचरण होता है उनके ऊपर बेस्ड रखा गया है. एंड इसमें ये था कि आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, आप आइडल वर्शिप नहीं करोगे, आप ये जो भी भगवान को आप जो सैक्रिफाइसेस दे रहे हो ये आप नहीं करोगे. लेकिन सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ this samaj, you are a part of Brahmo Samaj, you will not go ahead and criticize any other religious activity. आप अपने समाज से मतलब रखिए, आप अपनी एक्टिविटीज से अपना मन पावन रखो, अपना दिल साफ रखो, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो. मतलब जियो और जीने दो वाली मेंटालिटी थी. और इनके जितने भी जो रिलीजन की जो आइडियोलॉजी थी, इनकी रिलीजन की जो मेन आइडियोलॉजी थी, दैट वाज बेस्ड on Hinduism, the teachings of Hinduism and Christianity. Hinduism और Christianity के ऊपर जो भी इनके उन टेक्स्ट्स के अंदर जो इक्वालिटी और जो पॉइंट्स निकलते थे ये उनको मान लेते थे, और जो नेगेटिव पॉइंट्स रहते थे उनको ये बहुत बुरे तरीके से कंडेम भी करते थे. नेक्स्ट आते हैं डेरोजियो नाम के एक स्थापक और यंग बंगाल नाम की संस्था. हेनरी लुई विवियन डेरोजियो एक टीचर थे हिंदू कॉलेज कैलकाटा में. देयर ही इज, फिगर 17 में हेनरी डेरोजियो. ही वाज अ टीचर इन हिंदू कॉलेज कैलकाटा. अब 1820s, ये सब वही वक्त है जब इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हो गया था. 1820 में इन्होंने कुछ आइडियाज़ अपने स्टूडेंट्स में, कुछ नए आइडियाज़ अपने स्टूडेंट में इनकलकेट करें, और स्टूडेंट्स के अंदर एक एफर्ट डाला दैट दे कैन नाउ गो अहेड एंड आंसर द क्वेश्चन द अथॉरिटी. आप समाज को, अथॉरिटी को आप क्वेश्चन कर सकते हो कि बॉस क्या चल रहा है, क्या हो रहा है.
समाज में। तो पहले ऐसा था कि आप अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, बड़े ने बोल दिया, किसी धार्मिक गुरु ने कोई सी बात बोल दी, बट अब आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो। इनको यंग बंगाल, इस मूवमेंट को यंग बंगाल मूवमेंट कहा गया था। उसके स्टूडेंट्स ने जो ट्रेडिशन और जो कस्टम्स थे जो कि समाज में गलत चल रहे थे उनको अटैक करा। उन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स चलाए और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए भी, अपने मन की बात कह सकने के लिए भी उन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाए थे। तो यंग बंगाल मूवमेंट वो था दौर जब बंगाल में सडनली यंग क्रांतिकारी, यंग आइडियोलॉजी वाले, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोग आने लगे थे। नाउ आई विल टॉक अबाउट द रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंदा। फिगर 18, स्वामी विवेकानंदा। आज भी अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंदा जैसा यूथ लीडर बिरला ही हुआ होगा। रामकृष्ण मिशन was named after Ramakrishna Paramhans, who was the guru, acharya of Swami Vivekananda. Very important. रामकृष्ण मिशन में ये बताया गया कि इंसान को असली मुक्ति कब मिलेगी। मतलब एक टर्म होता है मुक्ति का हिंदुइज्म में, तो असली मुक्ति आपको भगवान की फोटो के सामने पूजा करके नहीं मिलेगी। आप अगर समाज में लोगों की सेवा करोगे सेल्फलेसली, बिना अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, तो आपको असली मुक्ति मिलती है, असली मोक्ष प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंदा was born in 1863 and he left us in 1902 at a ripe age. इनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता और रामकृष्ण परमहंस की सिंपल टीचिंग के साथ में इन्होंने थोड़े से मॉडर्न आउटलुक्स को मिलाए एंड पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन फैलाए। यस, रामकृष्ण मिशन इज एविडेंटली among a few Indian missions that still has some strong impact on Western society. स्वामी विवेकानंदा के फॉलोवर्स बहुत थे। इन्होंने जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के साथ में सिंपल टीचिंग्स को जोड़ा है ना, कुदौस, ही वेंट अप like a boom. This movement went up high. एक हियरिंग हुई थी इनकी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में हुई थी 1893 में। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क हेरल्ड ने स्वामी विवेकानंदा की स्पीच के बाद कहा था, We feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. क्योंकि मतलब हम लोग, न्यूयॉर्क हेरल्ड बोलता है, हम लोग उस देश में मिशनरीज भेज रहे हैं ज्ञान देने के लिए। आप इंडिया में स्वामी विवेकानंदा ऑलरेडी है, तो अब हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमने वहाँ पे मिशनरीज को भेज के क्या गलती करी। देयर इज ऑलरेडी अ लर्नड मैन आउट देयर। स्वामी विवेकानंदा was first Indian in modern times who re-established the spiritual preeminence of Vedanta philosophy. स्वामी विवेकानंदा ने probably पहली बार वेदों की जो फिलॉसफी थी उसको इनकलकेट करा था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो वेदों की जो नॉलेज है ना, ये एक्चुअली है क्या। तो प्रीएमिनेंस मतलब उसके भी आप व्याख्यान से पहले सोचो कि वो क्यों लिखे गए हैं। और एक बात थी, उनका मिशन ना सिर्फ धर्म की बात करने के लिए नहीं था, वो गरीबी और मिजरी जो कि उनके आसपास लोग झेलते थे, जो उनके आसपास उनके देश में, अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद बेसिकली इंडियन लाइक पुअर लेमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहते थे। उनको लगता था कि दे कॉन्स्टेंटली नीड हेल्प और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। उनका फर्म बिलीव था कि देश में अगर कोई चेंज लाना है ना, तो वो एक इंसान नहीं ला सकता है। आपको कोई सी प्रथा बदलना, आपको कोई सा ट्रेडिशन बदलना, तो कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। अ मास मूवमेंट इज नीडेड एंड ही सेड कि ये जो
रिलीजन, घरेलू रिलीजन चल रहा है ना, कन्फाइंस ऑफ किचन, रिलीजन ऑफ किचन जो चल रहा है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको रिलीजन एक ऐसी चीज़ बनाना है, देखो रिलीजन जब आपको सफोकेटिंग लगने लगता है तो लोग उस रिलीजन में भरोसा नहीं करते। स्वामी विवेकानंद यही कह रहे थे। और स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि ठीक है, अगर आपको नेशनलिज्म भी अगर आपको अपनाना है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिलीजन, लेकिन उसमें आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम को आप नेशनलिज्म में अगर इनकलकेट करेंगे तो आपका वो मोटिव जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग। सो ही न्यू वन थिंग कि when until unless people are not united, we are not able to establish something that we want. And people, अगर लोगों को यूनाइट करना है तो you need to remember one very important thing, ये कास्ट सिस्टम, अमीर गरीब की दूरियां, ये सब खत्म करना पड़ेगी। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। 1867 में बॉम्बे में एस्टैब्लिश होता है। प्रार्थना समाज जो था वो कास्ट इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए मेनली बनाया गया था। विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज पे बैन लगाना, विडो मैरिज को रीस्टार्ट करना, उन चीज़ों के लिए बनाया गया था। विमेन एजुकेशन, और उसके बाद में काफ़ी सारे समाज की जो कुरीतियाँ थी उनके ऊपर वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करते थे। इनकी जो मीटिंग्स होती थी वो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन टेक्स्ट को कंसिडर करके उनके अंदर से जो राइट थिंग्स थी वो निकाल के, जोड़ के, अमलगमेट करके उनकी टीचिंग्स बनती थी। सेम वे में आता है वेदा समाज। वेदा समाज आया था चेन्नई में, मद्रास में 1864 में। वेदा समाज ब्रह्मो समाज से इंस्पायर हुआ था और ये कास्ट डिस्टिंक्शन और विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए, कास्ट डिस्टिंक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका भी काम चला था। विमेंस एजुकेशन, एक गॉड होगा, वेदा समाज का एक गॉड था, और जितने भी सुपरस्टिशंस, जो भी अंधविश्वास और जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स है ना, उनके अगेंस्ट में हुआ था। अब ये बात हो गई कुछ हिंदू मूवमेंट्स की। कुछ फेमस मूवमेंट्स आते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट, ये अलीगढ़ मूवमेंट जो था ये शुरू होता है कहां से? सबसे पहले 1875 में सैयद अहमद खान साहब, फिगर 19 में दिख रहे हैं, सैयद अहमद खान साहब ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश करा अलीगढ़ में, जिसे बाद में नाम दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये इंस्टीट्यूशन मॉडर्न एजुकेशन देता था वेस्टर्न आइडियोलॉजी के साथ में। मुस्लिम कल्चर में ये बात बड़ी अलग सी आ गई थी, वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी सिखाना, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी सिखाना। ये जो मूवमेंट था इसने मोहम्मदन एजुकेशनल रिफॉर्म में काफ़ी बड़ा काम करा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद। देन आती सिंह सभा। अब इट्स अ ब्यूटिफुल इमेज, फिगर 40, खालसा कॉलेज अमृतसर, अ ब्यूटिफुल कॉलेज। पहली सिंह सभा सिखों के बीच में अमृतसर में 1873 में हुई थी और दूसरी लाहौर में 1879। ये कुछ पहली सिंह सभाएं थी जो इन्फ्लुएंशियल थी। इन सभाओं में ये कहा था कि सिखिज्म में जो अंधविश्वास है ना उसको बाहर निकालना है, जातिवाद को बाहर निकालना है, प्रैक्टिसेस थोड़ी सी बदलना है, एजुकेशन इनकलकेट करना है, विमेन को अब पढ़ाई लिखाई में डालना है, थोड़ा सा मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस को सिख टीचिंग के साथ में मिला के अगर अब बताया गया तो सिख कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होगी। तो इस पूरे वीडियो में दोस्तों एक चीज़ समझ में आती है, इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुए थे ना, जो बदलाव आए थे, ट्रेडिशनल सोशो इकोनॉमिक कास्ट रिफॉर्म्स एंड ऑल, जेंडर रिफॉर्म्स, वो एक पल में नहीं आए थे। ये मूवमेंट्स चले थे, मशरूमिंग हुई थी लगभग मिड 19th सेंचुरी के बाद में। इंडिया में बहुत सारी जगह मशरूमिंग होने लग गई थी। मशरूमिंग मतलब छोटी छोटी जगह रिफॉर्म्स बड़े होने लगे थे, फैलने लगे थे। दिस इज एविडेंट नाउ। इस चैप्टर में हमें यही समझ में आता है। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द चैप्टर। आई होप यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।